आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने निर्धारित मानदंड इस प्रकार है। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए और उसने लोकसभा के न्यूनतम 4 सीटें जीती। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुआ। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपयुक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। स्मरणीय तथ्य: 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी आप। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वीवीवीपी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या सीमित कनेक्टिविटी और संरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। स्मरणित: 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव की बीतू में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 4 राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर उन 662 गाँवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी यूनाइटेड प्रत्याशी एचडीआर के लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय रुक गई है। यहाँ नहीं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक हुआ है। अब मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी और सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराया गया। स्मरणीय तथ्य:
2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा है। मेघालय 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्यों में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्यों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी के प्रत्याशी HDR लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजातियों के लिए, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रिस्टोन टाइन सॉन्ग तथा स्नी आवभलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रमुख चुनाव परिणाम मेघालय। प्रमुख चुनाव परिणाम मेघालय पार्टी विजित सीटें और मतपत्र। नेशनल पीपुल्स पार्टी 26 विजित सीटें 31%, 31.49% वोट। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11 विजित सीटें 16.2% भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 विजित सीटें और 13.14% वोट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 5 विजित सीटें और 13.78% वोट। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी 4 सीटें। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें और 9.33% वोट प्राप्त। नागालैंड 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्यों में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्यों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अक्कुलूटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोझेतो किनीमी निर्विरोध विजयी घोषित हुए। पेज में थोड़ा खराब है। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हकानी जखालू ने प्राप्त की है। ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सहूतो ओनोलू क्रूस भी पश्चिम अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायिका निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। टीआर जेलियांग जानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। 20 मार्च 2023 को सेरिंगेन लांगू कुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रमुख चुनाव परिणाम नागालैंड। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी 25 सीटें जीती है, 32% वोट प्राप्त किए। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीती, 18.81 वोट प्राप्त किए %। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7 सीटें, 9.56% वोट। नेशनल पीपुल्स पार्टी 5 सीटें जीती है, 5.78% वोट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली 2 सीटें जीती है, 8.65% वोट। नागा पीपुल्स फ्रंट 2 सीटें जीती है, 7.09% वोट। त्रिपुरा 12वीं त्रिपुरा विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी।
जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति SC के लिए या ST के लिए 20 सीटें आरक्षित। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीती है, 38.97% वोट पाई। त्रिपुरा मोठा पार्टी 13 सीटें जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 11 सीटें जीती है, 24.62% वोट प्राप्त किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 सीटें जीती है, 8.56% वोट प्राप्त किए। इंडिजेनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1 सीटें जीती है, 1.26% वोट प्राप्त किए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। स्मरणीय तथ्य: 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IJR 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्षिण कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है: बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य तथा छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया जाता है। IJR 2022 से बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान यानी 18वीं रैंकिंग पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग। शीर्ष 3 राज्य: कर्नाटक रैंक 1 है, पुलिस वाले में रैंक 2 है, जेल प्रणाली में 2, न्यायपालिका 2 और कानूनी सहायता 2। तमिलनाडु दूसरा स्थान है, तेलंगाना का तीसरा स्थान है। तमिलनाडु में पुलिस व्यवस्था 6ठे स्थान पे है, जेल प्रणाली पहले पे है, न्यायपालिका पहले पे और कानूनी सहायता 12 पे है। तेलंगाना तीसरे स्थान पे, इसके पुलिस व्यवस्था नंबर 1 पर है और जेल प्रणाली नंबर 3 पर है, न्यायपालिका 5 पर और कानूनी सहायता 5 पर। अंतिम 3 राज्य: बिहार 16 स्थान है, इसकी IJR पुलिस व्यवस्था 16, जेल प्रणाली 9वें नंबर पर, न्यायपालिका 16 नंबर पर, कानूनी सहायता 16 नंबर। पश्चिम बंगाल 17वें नंबर पे, पुलिस व्यवस्था 18 नंबर पे, जेल प्रणाली 13 नंबर पे, न्यायपालिका 18 नंबर पे और कानूनी सहायता 15 नंबर। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे, 15 नंबर पे पुलिस है, जेल प्रणाली 17 पे, न्यायपालिका 15 पे और 18 है कानूनी सहायता पे। विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक 2022। स्तंभ रैंक स्कोर: पुलिस पे 15वां रैंक है, 4.37 स्कोर है। जेल प्रणाली में 17वां रैंक है, 3.55 स्कोर है। न्यायपालिका में 15वां स्थान है, 4.05 स्कोर है। कानूनी सहायता में 18वां रैंक है, 3.24 स्कोर है। MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान एवं 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्मरणीय तथ्य: 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीवली में जाकर पूर्ण हुई। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा है, जिसे भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1
हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। एमवी गंगा विलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाली 18 स्वीट शामिल है। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर संतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ज्ञातव्य है कि एमवी गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर एवं चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी युक्त है। टेंट सिटी एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, जो अधोलिखित है। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और प्राकृतिक भाषा संस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। स्मरणीय तथ्य: फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिया गया। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं। वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय, चेकडैम के निर्माण संबंधित निर्णय। ध्यातव्य है कि निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2023 से भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन सेवा शुरू की गई। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। स्मरणीय तथ्य: 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसे प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधि वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद विधानसभा के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की।
पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार शामिल थे। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। असर का पूर्ण रूप एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, ASER, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं। स्मरणीय तथ्य: 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी की गई। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँव को शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया। वर्ष 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2%, वर्ष 2018 में 4.1% हो गया है। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 से 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां नामांकित थी, जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित है: मध्य प्रदेश में 17%, उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2%। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SS हुबली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे दपरे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। स्मरणीय तथ्य: 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हुबली जंक्शन विस्तृत प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का मार्ग का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म। हुबली जंक्शन कर्नाटक में 1507 मीटर है। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश 1366 मीटर है। कोल्लम जंक्शन केरल 1180.5 मीटर है। खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल 1072.5 मीटर है। स्टेट स्ट्रीट सबवे शिकागो अमेरिका में 1067.1 मीटर है। विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य: 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा जिले में स्टार्टअप्स द्वारा CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G IoT 5th जनरेशन इंटीग्रल ऑफ थिंकिंग उपयोग मामले हैं। सुपर क्यूटिकल्स 5G 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, एम्बूपॉड
मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस। लॉजी एआई मोतियाबिंद रोग की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। ACO5 फेफड़े और मस्तिष्क स्कैन के लिए AR VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन। टेक XR नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR ED इमर्सिव एक्सपीरियंस किट। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इसके दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। चौदह जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षर अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। स्मरणीय तथ्य। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट के संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी, वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसर का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास R&D परियोजनाओं का समर्थन करना। वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिंग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्मरणीय तथ्य। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गए। इन बुनियादी दस्तावेजों और सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और इसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल
जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 275 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 उधमपुर कटरा, खंड 2 कटरा बनिहाल, खंड 3 बनिहाल काजीगुंड और खंड 4 गाजीगुंड और बारामूला। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम यानी समतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। स्मरणीय तथ्य उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। के अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है। यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और समन्वित गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्र मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी TNGCC की स्थापना की थी। स्मरणीय तथ्य 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिति के दौरान की गई। तमिलनाडु क्लाइमेट समिति का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया। ये 8 मिशन है: राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। स्मरणीय तथ्य 20 दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना। फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड एवरी लोकल बॉडी वार्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 138 वार्ड में 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। पुथुवाली नारायण PN पडिक्कल को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1996 में PN पडिक्कल के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून पुण्यतिथि को वायनादिनम
के रूप में घोषित किया। रीडिंग डे। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के लिए जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल, अफवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। स्मरणीय तथ्य। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के में सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिक तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा किया गया है। नीरी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय पर्यावरण नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और इसका CSIR का क्या बताऊं, CSIR का वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। स्मरणीय तथ्य। विवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप में उसे उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। स्मरणित 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अनुसार राज्य में पात्र सभी 3.676 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट का विस्तारित रूप स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया,
रूमेटायड अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटेस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान है। इसका उद्देश्य चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत सोशल प्रोग्रेस इंडिया नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूशन द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, बेसिक ह्यूमन नीड्स, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, अवसर, अपॉर्चुनिटी। स्मरणीय तथ्य 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस मानद चेयरमैन अमित कपूर तथा वाशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव CEO माइकल ग्रीन द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। इस 36 राज्यों मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। SPI में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान की गई है। 6 स्तर है। स्तर 1 अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, स्तर 2 उच्च सामाजिक प्रगति, स्तर 3 ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, स्तर 4 निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, स्तर 5 निम्न सामाजिक प्रगति। देश में सर्वाधिक SPI स्कोर 72.90 आइजूल मिजोरम को प्राप्त हुआ है। बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल है। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नवत है। राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। पूर्णतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। स्मरणीय तथ्य 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार गंगाज रिवर रिजुएशन नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 भाग 2 के दौरान की गई। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया। इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह तथा वित्तीय हेतु योग्य हो जाएंगी। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक है। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाने की घोषणा की गई है। गुजरात में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण हेतु मतदान 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु मतदान 12 नवंबर 2022 को हुआ। स्मरणीय तथ्य: चुनाव परिणाम गुजरात संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इसमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। 8 दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को राज्य विधानसभा में एक बार फिर पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है। उल्लेखनीय, गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 कुल 182 सीटें। भारतीय जनता पार्टी 156 सीटें जीती, 52.50% वोट पाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटें, 27% सीटें पाई। आम आदमी पार्टी 5 सीटें, 12.92% पाई। समाजवादी पार्टी 1 सीटें, 0.29% वोट और निर्दलीय 3। चुनाव परिणाम: हिमाचल प्रदेश संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन: वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन तासी गंग, लाहौल एवं स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि तासी गंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में वापसी हो गई। उल्लेखनीय कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष बैठने का जनादेश मिलता है। 11 दिसंबर 2022 को नदौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम कुल 68 सीटें। पार्टी: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40 सीटें जीती है, 43.90% वोट पाके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 25 सीटें जीती है, 43% वोट पाई। निर्दलीय लोग 3 जीते हैं। हिमाचली याक को खाद्य पशु का दर्जा: पालतू याक वैज्ञानिक नाम बोस ब्रूनियंस अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है। बॉस ब्रूनियंस जिसमें अधिक ऊंचाई पर पालतू याक वैज्ञानिक नाम बोस ब्रूनियंस अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमाचली क्षेत्र, तिब्बती पठारी तथा मंगोलिया आदि पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन मतगणना
2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक है। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। स्मरणित 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फजाई के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा की गई थी। खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। फजाई द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद प्राप्त होगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग पश्चिम उमेंग जिला अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में फजाई के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य की सूची के अंतर्गत रखा गया। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में शक्तियां कमिश्नर के पास होती है। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में ये 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्र को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इस तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए, मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया जाने विषयक अधिसूचना को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त प्रणाली जिला लखनऊ 2020 में, गौतम बुद्ध नगर 2020, कानपुर 2021, वाराणसी 2021, इलाहाबाद 2022, आगरा 2022, प्रयागराज 2022। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपेगौड़ा फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंपेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलुरु यानी वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। वर्णी तथ्य 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया है। यह नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार राम वी सुतार है। उल्लेखनीय है कि श्री राम वी सुतार ने गुजरात में स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। यह नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की कांच की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार राम वी सुतार है। उल्लेखनीय है कि श्री राम सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्टैचू ऑफ बिलीफ 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर में स्थापित की गई है। यह इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम को नाम दिया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट
यानी 112.47 मीटर है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात तथा लोहे तथा 2.5 लाख घन टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूर्यविसर जी महाराज 1870 से 1954 की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाचियर स्वामी आश्रम में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति का नाम दिया गया। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन फजाई सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है। ईट राइट रेलवे स्टेशन फजाई के नेतृत्व में फजाई सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है। ईट राइट रेलवे स्टेशन फजाई के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है ताकि उनके द्वारा रेल यात्री अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने एवं उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत प्रमाणित किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को फजाई के स्टेक यानी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। स्मरणीय तथ्य 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रदान किया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 रेलवे स्टेशनों क्रमशः ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के ढबौरा रेलवे स्टेशन रीवा मध्य प्रदेश को तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश रेलवे में ईट राइट प्रमाण प्राप्त रेलवे स्टेशनों की संख्या 5 हो गई है। ध्यातव्य है कि 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को फजाई द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक ऐसे पोषक तत्वों हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पर बेचती है।
जो निश्चित एमआरपी पर बेचती है, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरक जैसे डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट एवं एमओपी, म्यूरिएट ऑफ पोटाश आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं ही ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख किए बेच रही थी। स्मरणीय तथ्य: 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारतीय यूरिया बैग को भी लॉन्च किया। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो को उपयोग किया जाएगा एक ही ब्रांड और लोगों का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक उर्वरक, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत वितरित किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत नाम ब्रांड नाम के तहत ही उपलब्ध होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। इसके उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो एवं अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड नाम और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नामक क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि प्रयुक्त होगा। यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी पीएआई को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रकाशित किया गया है। पीएसी पब्लिक अफेयर सेंटर। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। स्मरणीय तथ्य: 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा आर्थिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स पीएआई का यह 7वां वार्षिक संस्करण है। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। पीएआई 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। शीर्ष 5 बड़े राज्य: हरियाणा 0.6948% स्कोर, तमिलनाडु 0.668% स्कोर, केरल 0.666% और छत्तीसगढ़ 0.6305, पंजाब 0.6223 स्कोर। पीएआई 2022 शीर्ष 5 छोटे राज्य: सिक्किम 0.5715 स्कोर, हिमाचल प्रदेश 0.5048 स्कोर, उत्तराखंड 0.4953 स्कोर, गोवा 0.4828 स्कोर, मिजोरम 0.700 स्कोर। नोटिस श्रेणी में नागालैंड ने 0.3104 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 10वां स्थान हासिल किया है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। अतः सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया है। विदित हो कि पीएआई 2021 में से अंतिम स्थान 18वां प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं पर आधारशिला पनबिजली परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है: छोटी और बड़े। जल विद्युत परियोजनाएं भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की बिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजनाओं
के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती है। सूक्ष्म 100 किलोवाट तक, लघु 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक, छोटी 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को वृहद परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्मरणित 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं को आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई। इन बिजली परियोजनाओं में शामिल है 48 मेगावाट की चांचू थर्ड पनबिजली परियोजना, 30 मेगावाट की देवथल चांचू पनबिजली परियोजना। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। चांचू थर्ड जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव के निकट स्थित है। यह चांचू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना चांचू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। देवथल चांचू जल विद्युत परियोजना, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। भारत में जल विद्युत क्षमता, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 4,12,212 मेगावाट जीवाश्म प्लस गैर जीवाश्म है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता 4,943 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.2% है। बृहद जल विद्युत क्षमता 46,850 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 11.4% है। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला, भारतीय औषधि उद्योग इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधीय दवाओं में भारत का योगदान 3.5% का। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल यथा बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषध सामग्री भी कहा जाता है। यह दवाओं के लिए एक प्रमुख घटक होते हैं जो इन्हें वांछित चिकित्सक प्रभाव प्रदान करते हैं। स्मरणीय तथ्य 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। ध्यातव्य है कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले के जमशूर रखी गई थी। 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग्स पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। योजना अंतर्गत बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए उपयुक्त 3 राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय आम बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग की विनिर्माण लागत को कम करना है। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यह गांव यहां स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रुपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026-27 में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मोढेरा के मोढेरापुर एवं मुंडेरा आदि नामों से जाना जाता है। स्मरणीय तथ्य 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। गांव की सभी आवासीय एवं सरकारी इमारतों की छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक
गांव बन गया है। गांव बन गया। अब पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड संबंध मेगावाट और स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है। स्वच्छता ही सेवा 2022, स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गाँवों का सृजन करना था। सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णता प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका था। सुजलम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्यों को गति जारी रखने के लिए सुजलम 2.1 को लॉन्च किया गया था। सुजलम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था। स्मरणीय तथ्य: 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई। स्वच्छता ही सेवा SHS 2022 शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे बिहार है, नंबर 3 पे लक्षद्वीप है। सुजलम शीर्ष राज्य रैंक पुरस्कार प्राप्त करता है। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तेलंगाना, नंबर 4 पे ओडिशा, नंबर 5 पे तमिलनाडु। सुजलम 2.0 नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे ओडिशा, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश और नंबर 5 पे पश्चिम बंगाल। स्टार्टअप ग्रैंड योजना, स्टार्टअप ग्रैंड योजना गंदला जल प्रबंधन हरियाणा में। एजेंसी का नाम जिला परिषद भिवानी। रैंक 1 स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। जैविक अपशिष्ट प्रबंधन कर्नाटक अग्रीगेनियम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड 1 नंबर, रैंक 1 प्राप्त की। गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन महाराष्ट्र तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड और तमिलनाडु में क्लीन एनर्जी टेक सॉल्यूशन LLP को 1 और 2 स्थान मिला। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन गुजरात को नंबर 1 और तमिलनाडु को नंबर 2। गुजरात के लिए जो कंपनी थी वो सल्टेक डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और तमिलनाडु के लिए HVA केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है। SSG के तहत वर्ष 2018 में 7000 गाँवों, वर्ष 2019 में 17,200 गाँव तथा वर्ष 2022 में 17,559 गाँवों को आच्छादित किया गया है। SSG 2022 को राज्यों एवं जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। SSG सस्टेनेबल गोल वाला नहीं है, ये SSG है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। स्मरणीय तथ्य: 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। इस सर्वेक्षण में देश भर में 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप को छोड़ करके 709 जिलों, 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है। देश भर के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 694.74 को 18वां स्थान है, जबकि बिहार 377.80 32वें स्थान पर है।
शीर्ष 3 बड़े राज्य, 30 लाख से अधिक जनसंख्या, रैंक, राज्य स्कोर पुरस्कार राशि। तेलंगाना को स्कोर 971.62 था, 5 करोड़ रुपए जीता है। हरियाणा को 927.05 था, 3 करोड़ रुपए जीता है। तमिलनाडु 883.48 था, 2 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए। तमिलनाडु 2 करोड़ रुपए जीता, टोटल 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार था। फर्स्ट सेकंड थर्ड को 5 3 2 करोड़ रुपए दिए। शीर्ष 3 छोटे राज्य संघ राज्य क्षेत्र, 30 लाख से कम जनसंख्या। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 903.52 स्कोर, 2.5 करोड़ रुपए। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव 845.12, 1.5 करोड़ रुपए। सिक्किम 843.73, 1 करोड़ रुपए की नाम राशि जीता है, टोटल 5 करोड़ रुपए। शीर्ष 3 जिले, भिवानी हरियाणा 991 का स्कोर, 2 करोड़ रुपए की राशि। जागित्याल तेलंगाना 987.85, 1.5 करोड़ रुपए जीता। निजामाबाद तेलंगाना 986.15, 1 करोड़ रुपए जीता। इस तरह 4.5 करोड़ रुपए जिलों को मिले। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया, जिसमें 62 छावनी और 91 गंगा किनारे बसे शहर नगर शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्मरणीय तथ्य, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी पर लगातार 6ठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 10 शहरों की श्रेणी। नंबर 1 पे इंदौर है, मध्य प्रदेश। नंबर 2 पे सूरत है, गुजरात। नंबर 3 पे नई मुंबई, महाराष्ट्र। नंबर 4 पे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नंबर 5 पे विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। नंबर 6 पे भोपाल, मध्य प्रदेश। नंबर 7 पे तिरुपति, आंध्र प्रदेश। नंबर 8 पे मैसूर, कर्नाटक। नंबर 9 पे नई दिल्ली, दिल्ली। नंबर 10 पे अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। शीर्ष 5 शहर 1 लाख से 10 जनसंख्या वाली श्रेणी में। रैंक 1 तिरुपति, आंध्र प्रदेश। नंबर 2 मैसूर, कर्नाटक। नंबर 3 नई दिल्ली, दिल्ली। नंबर 4 अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। नंबर 5 नोएडा। नोट, इस श्रेणी में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान 382वां प्राप्त हुआ है। शीर्ष 5 राज्य, 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम, 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम वाले। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। शीर्ष 5, 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम वाले और 100 शहरी निकायों से अधिक निकाय वाले में शीर्ष 5 राज्य स्वच्छता के साथ। नंबर 1 पे त्रिपुरा है। नंबर 2 पे झारखंड है। नंबर 3 पे उत्तराखंड है। नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश है। नंबर 5 पे हरियाणा है। 100 शहरी स्थानीय निकाय से अधिक वाले नंबर 5 राज्य, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। नंबर 2 पे छत्तीसगढ़। नंबर 3 पे महाराष्ट्र। नंबर 4 पे तेलंगाना। नंबर 5 पे पंजाब। नोट, 100 शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों तथा सूरत, गुजरात, इंदौर, मध्य प्रदेश तथा नई मुंबई, महाराष्ट्र को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड श्रेणी में कुल 86 शहर शामिल है। सिल्वर श्रेणी में कुल 121 शहर शामिल है। ब्रांज श्रेणी में कुल 38 शहर शामिल है। कॉपर श्रेणी में कुल 13 शहर शामिल है। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्वर श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 2 शहर यथा मथुरा और अमरोहा गजरौला शामिल है। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभर कर अपनी स्थिति को मजबूत किया, जबकि 6 शहर यथा सूरत, भोपाल, मैसूर, नई मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों जीएफसी की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। शीर्ष 5 गंगानगर, शीर्ष 5 गंगानगर, 1 लाख से कम जनसंख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 2 श्रेणी।
नंबर 1 बिजनौर उत्तर प्रदेश, कन्नौज उत्तर प्रदेश, गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, सुल्तानगंज बिहार और कर्णप्रयाग उत्तराखंड। बड़े राज्यों में पहले नंबर पर हरिद्वार उत्तराखंड, नंबर 2 वाराणसी उत्तर प्रदेश, नंबर 3 ऋषिकेश उत्तराखंड, नंबर 4 प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नंबर 5 मुंगेर बिहार। महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजियाबाद 12वां, मेरठ 15वां, प्रयागराज 16वां और लखनऊ 17वां शामिल है। इस श्रेणी में वाराणसी को 21वां, आगरा को 23वां और कानपुर को 29वां स्थान प्राप्त है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इस रिपोर्ट का 63वां संस्करण है। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय, घरेलू और विदेशी पर्यटन यात्राओं आज से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। स्मरणीय तत्व 2021 से भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, इसमें 1.52 मिलियन वर्ष 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जिसमें 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन भारतीय अप्रवासी भारतीय थे। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021 से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन सिर्फ 5 देश। नंबर 1 यूएसए के सबसे ज्यादा लोग आए, 4,29,860 लोग आए, 28.15% लोग। बांग्लादेश के 24,554 लोग आए, 2,40,554 लोग आए, 15.75%। यूके के 1,64,143 लोग आए, 10.75%। कनाडा के 8,80,437 लोग आए, 5.27%। नेपाल से 5,52,544 लोग आए, 3.44%। वर्ष 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य: यूएई संयुक्त अरब अमीरात 36,29,880 लोग गए, 42.54% टोटल भारतीय जो बाहर गए उनके। नंबर 2 पे यूएसए 6,95,906 लोग गए, 8.15%। नंबर 3 पर कतर 6,71,924 लोग गए, 7.86%। नंबर 4 पे ओमान 4,76,067 लोग, 4.77%। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में 3,48,105 लोग गए, 4.07%। विदेशी पर्यटक आगमनों की शीर्ष में संख्या में शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2021 सबसे ज्यादा पंजाब में आए 29.22%। नंबर 2 पे महाराष्ट्र में आए 17.60%। नंबर 3 पे दिल्ली में आए 9.50%। कर्नाटक में 6.87%। केरल में 5.74% और तमिलनाडु में 5.46%। उत्तर प्रदेश में 4.24%। मध्य प्रदेश में 3.94%। पश्चिम बंगाल में 3.30%। राजस्थान में 3.30%। अन्य 11%। आगमनों में सबसे ज्यादा पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक में है। घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2021। घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी। ये क्या था? विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत हिस्सा परसेंटेज था। ये घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत हिस्सेदारी। सबसे ज्यादा तमिलनाडु 17%, उत्तर प्रदेश 16.19%, आंध्र प्रदेश 13.77%, कर्नाटक 12%, महाराष्ट्र 6.43%, तेलंगाना 4.72%, पंजाब 3.93%, मध्य प्रदेश 3.77%, गुजरात 3.962%, पश्चिम बंगाल 3.59%, अन्य 15%।
भारत भ्रमण वर्ष 2023। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना। 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी प्रदान की है कि इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्ष की अवधि से 2022-23 से 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनकी पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। स्मरणित तथ्य। पीएम श्री स्कूल देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूल के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे, साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन परामर्श प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूल को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनलों, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती, पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क SQF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसके परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शक संकेतों का उल्लेख होगा। पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा KVS और NVS के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। यह मिशन विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। नमस्ते योजना। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्लेवरेज एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। इस अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव और हाथों से मैला ढोने या नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई से किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। नमस्ते का पूर्ण रूप है मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया जाएगा। इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों 2022 से 23, 2025 से 26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रमुख परिणामों को प्राप्त करना है। भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत न हो। स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाए। किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारी की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई नेशनल नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट होगी, जो NSK FDC के प्रबंधन में निर्देशन में होगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा, जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा।
मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। यूनेस्को के द्वारा कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने और गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। स्मरणीय तथ्य 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। जब तक है कि इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2022 के मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आजादी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता दर 66.9% थी। मंडला जिले की पुरुष साक्षरता दर 77.5% तथा महिला साक्षरता दर 56.4% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% थी। इसमें पुरुष साक्षरता 78.7% जबकि महिला साक्षरता 59.2% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% तथा महिला साक्षरता दर 64.6% थी। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 से 2002। वयस्क साक्षरता वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को भी वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए मंजूरी। स्माइल 70 पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक छतरी योजना प्रतिपादित की गई। स्माइल का पूर्ण रूप आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्माइल है। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजना शामिल है। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजना शामिल है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। भिक्षावृत्त में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल परियोजना हेतु वर्ष 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। स्मरणीय तथ्य 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप योजना कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। इससे ही स्माइल 75 पहल नाम दिया गया। स्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठन, एनजीओ तथा अन्य हितधारकों धारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे। इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस पहल के निम्न उद्देश्य निराश्रयता और भिक्षावृत्ति बेघरी की समस्या को दूर करना, देश के शहर कस्बों द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों की भिक्षावृत्ति से मुक्त करना, विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल 81,244 में है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश 65,835 द्वितीय स्थान पर। ज्ञातव्य है कि मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर बेगरी फ्री सिटी नामक एक नई पहल की प्रारंभ की गई। गति शक्ति विश्वविद्यालय वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव, एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र में विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक, बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई। स्मरणीय तथ्य 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात
यह विधेयक अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। वर्ष 2022 के अधिनियम के पश्चात से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन में 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उनका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में, साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से पर्यटन निबंधित है। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति। 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य। 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य। राज्यसभा के 223 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य 788 थे। स्मरणित 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर लव कुमार सिंह द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। जगदीप धनखड़ संक्षिप्त परिचय। जन्म 18 मई 1951, जन्म स्थान गांव की थाना, झुंझुनू जिला, राजस्थान। वर्ष 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा का चुनाव जीते। वर्ष 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। वर्ष 1993-98 हेतु किशनगढ़ विधानसभा सीट, अजमेर से राजस्थान विधानसभा चुनाव जीते। वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव के पूर्व वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इस पद पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक कार्य किया। बुरहानपुर जिला पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। 15 अगस्त 2019 को 73वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में जल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल हर घर जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। स्मरणीय तथ्य। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अब तक गोवा के 2, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव के 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, पुडुचेरी के 2, पंजाब के 23 एवं तमिलनाडु के 1 जिले को हर घर जल प्रमाणित घोषित किया। 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले के सभी 254 गाँव के 1,01,905 ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी 254 गाँव में से प्रत्येक गाँव के लोगों ने ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गाँव को हर घर जल घोषित किया। सभी 254 गाँव में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा ने राज्य के सभी घरों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अब तक उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों को जल आपूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया।
इसके साथ ही दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। गोवा एवं दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के 7 जिला ब्लॉकों, नियत पंचायतों, गाँव आदि में नल के पानी आपूर्ति 100% की जा चुकी है। भारत नवाचार सूचकांक 2021। भारत नवाचार सूचकांक 2021। नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने का उपयोगी साधन है। इस सूचकांक को निम्न 2 मुख्य आयामों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इनेबलर्स। इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। इसके अंतर्गत निम्न 5 स्तंभ शामिल हैं: मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, निवेश, इन्वेस्टमेंट, ज्ञानकर्मी, नॉलेज वर्कर्स, व्यापारिक परिवेश, बिजनेस एनवायरनमेंट, सुरक्षा एवं विधिक परिवेश, प्रदर्शन। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधित गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया। इसमें शामिल प्रदर्शन संबंधित 2 स्तंभ हैं: ज्ञान निर्गत, ज्ञान प्रसार। उपर्युक्त 7 स्तंभ कुल 66 संकेतकों पर आधारित है। स्पष्ट है कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन के कुल 66 संकेतक इनेबलर्स के तहत 50 एवं परफॉर्मेंस के तहत 16 संकेतक शामिल है। इनेबलर्स तथा प्रदर्शक इन दोनों पैमानों में किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त स्कोर के औसत के आधार पर उनके समग्र नवाचार स्कोर की गणना की जाती है। स्मरणीय तथ्य: 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह इस सूचकांक को तृतीय संस्करण है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी के रूप में शामिल रहा। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक स्कोर 18 प्रथम स्थान पर तथा छत्तीसगढ़ 10.97 पर अंतिम स्थान पर है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नवाचार के संदर्भ में मणिपुर स्कोर 19.37 का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान रहा है, जबकि नागालैंड 11 के स्कोर के साथ अंतिम स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ 27.88 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि लद्दाख स्कोर 5.91 को अंतिम 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष 5 बड़े राज्य: कर्नाटक 18.1 स्कोर, तेलंगाना 17.66 स्कोर, हरियाणा 16.35 स्कोर, महाराष्ट्र 16.05 स्कोर, तमिलनाडु 15.69 स्कोर। भारत नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य: मणिपुर 19.37 स्कोर, उत्तराखंड 17.67 स्कोर, मेघालय 16 स्कोर, अरुणाचल प्रदेश 15.46 स्कोर, हिमाचल प्रदेश 14.62 स्कोर। भारत नवा सूचकांक 2021 शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी राज्य: चंडीगढ़ 27.88 स्कोर, दिल्ली 27 स्कोर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 17.29 स्कोर, पुदुचेरी 15.88 स्कोर, गोवा 14.93 स्कोर। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान स्कोर 14.22 प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार हिलेंसबर्ग घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में यह 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 51,255 रुपये है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन 2015 में 31.7 स्कोर है। GII रैंक 81 है। GII शामिल में कुल देश 141 है। 2016 में स्कोर था 33.6। GII रैंक 66 थी। शामिल देश कुल देश 128। 2017 में 30.5 स्कोर था भारत का। GII रैंक 60वीं थी। कुल शामिल देश 127 थे। 2018 में 35.2 स्कोर था। स्थान 57वां था। कुल शामिल देश 126। 2019 में स्कोर 36.58% था। स्थान 52वां था। कुल शामिल देश 159 थे। 2020 में स्कोर 35.6 था।
रैंक 48वीं थी, कुल शामिल देश 121 थे। 2021 में स्कोर 36.4 था, स्थान 46वां था, शामिल देश 132 थे। 2022 में 36.6 स्कोर किया है, स्थान 40वां है, कुल शामिल देश 132 है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर एवं जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिले के सर्वांगीण विकास हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का संकल्प लिया था। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेल क्षेत्र, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। स्मरणीय क्षेत्र तथ्य। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उदित हो कि प्रधानमंत्री द्वारा 30 फरवरी 2022 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिकी विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीईआईडीए उत्तर प्रदेश, यूपी का उत्तर प्रदेश, ई का एक्सप्रेसवेज, आई का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। इसकी कुल अनुमानित लंबाई 2,296.070 किलोमीटर। गौरतलब है कि इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भविष्य में इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ स्थान जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भारत कूप के निकट एवं समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों यथा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, कीन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। गौरतलब है कि 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। तब है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। यह NIRF इंडिया इंडेक्स का 7वां संस्करण है। इसमें 4 श्रेणियों को नामतः समग्र कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। 7 विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग से पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों को मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुंच एवं समावेशिता, बोध। स्मरणीय तथ्य। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। IIT मद्रास चेन्नई 87.59 स्कोर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 83.57 स्कोर। IIT बॉम्बे मुंबई 82.35 स्कोर। IIT दिल्ली नई दिल्ली में 82.22%। IIT कानपुर में 77.83%, 83 का स्कोर है। IIT खड़गपुर में 75.94 स्कोर। IIT रुड़की में 71.48। IIT गुवाहाटी में 69.75। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली 9.57। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली 67.25 स्कोर। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश संस्थान IIT कानपुर 5वां रैंक है देश भर में 77.83। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 11वां स्थान है देश भर में, वाराणसी 64.81 स्कोर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 19वां स्थान है 59.86 स्कोर। IIT PHU वाराणसी 30वां स्थान है 55.85 स्कोर। AMT विश्वविद्यालय 42वां स्थान है गौतम बुद्ध नगर 51.07%।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 47%, 75वां स्थान है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 78वां स्थान है 46.39%। शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 94वां स्थान है 44.94%। विश्वविद्यालय श्रेणी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का प्रथम स्थान पर रहा है। इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः आईआईटी मद्रास एवं आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ। प्रबंधन विषय में आईआईएम अहमदाबाद को प्रथम और आईआईएम बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। वास्तुकला में आर्किटेक्चर विषय में शीर्ष 3 संस्थान क्रमशः आईआईटी रुड़की, एनआईटी कालीकट तथा आईआईटी खड़गपुर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फार्मेसी विषय प्रथम स्थान जामिया हरदर्द नई दिल्ली को तथा द्वितीय स्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि कानून विषय के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दंत चिकित्सा विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज चेन्नई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेशा के लिए राज्य रैंकिंग सूची।